इस वीडियो में हम लोग शब्दों के भेद पढ़ने वाले हैं और शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। जो वर्ण होते हैं, अलग अलग वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है और उस शब्द का अगर मीनिंग निकलता है, मीनिंगफुल वर्ड बना रहता है या उस शब्द का अर्थ रहता है तो वो सार्थक शब्द कहलाता है। और अगर उस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है तो वो निरर्थक शब्द कहलाता है। और शब्द के ऊपर डिटेल में भी वीडियो बनाई हूँ मैं अपने चैनल पे, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ये वीडियो में हम लोग शब्दों के भेद पढ़ेंगे। हिंदी में शब्दों को 3 आधारों पर बांटा गया है। ठीक है, शब्दों के भेद यहाँ पे दिया गया है। पहला है उत्पत्ति, मतलब स्रोत के आधार पर। दूसरा है बनावट के आधार पर और तीसरा है प्रयोग के आधार पर। तो एक एक करके हम इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर शब्द भेद। तो स्रोत के आधार पर देखिए कौन कौन से शब्द भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। ठीक है, अभी चारों प्रकार के बारे में ये डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे इजी है एकदम, आप लोग ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। तत्सम शब्द हिंदी में संस्कृत भाषा से, ठीक है, हिंदी में संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ज्यों के त्यों, मतलब उसी रूप में एज इट इज़ ले लिया गया है। संस्कृत भाषा के कुछ शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसा संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है सेम वैसा ही ले लिया गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। ऐसे शब्दों को ही तत्सम शब्द कहते हैं। एक बार और समझाती हूँ मैं आप लोगों को। जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं वो हिंदी भाषा में प्रयोग में किए जाते हैं, उन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। संस्कृत भाषा के शब्दों को बिना चेंज किए, जैसा संस्कृत भाषा में है सेम वैसा ही हिंदी भाषा में उपयोग करते हैं, उसे ही तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, दुग्ध, सर्प, गृह, मुख, मुख मतलब मुंह। ठीक है, ये जो शब्द हैं यहाँ पर ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन इसका उपयोग हिंदी भाषा में किया जाता है और एज इट इज़ किया जाता है, उसी रूप में ज्यों का त्यों। जैसे संस्कृत में उपयोग किया जाता है इन रूप में, वैसे ही सेम हिंदी में भी किया जाता है। इन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है, और तद्भव शब्द यहाँ पर है। तद्भव शब्द जब संस्कृत के शब्दों को कुछ बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। संस्कृत के शब्दों को अगर एज इट इज़ जैसा है वैसा ही हम लोग हिंदी में प्रयोग करेंगे तो तत्सम शब्द, लेकिन अगर हम लोग उसमें कुछ चेंजेस करके, कुछ बदलाव करके हिंदी में उपयोग करेंगे संस्कृत के शब्दों को तो वो क्या होगा, तद्भव शब्द। जैसे अग्नि का संस्कृत शब्द है ये, लेकिन हम लोग हिंदी में उपयोग कर रहे हैं आग, तो अगर अग्नि आएगा एग्जाम में तो तत्सम शब्द आएगा, तत्सम शब्द रहेगा वो। और उसको हम लोग को बोलेंगे तद्भव में बदलने के लिए तो हम लोग अग्नि को क्या लिखेंगे, आग। दुग्ध को लिखेंगे तद्भव में दूध, और तद्भव आएगा और तत्सम करने बोलेगा। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द, तो दूध का संस्कृत शब्द क्या होगा, दुग्ध। सर्प का तद्भव होगा सांप, गृह का घर, मुख का मुंह। तद्भव करने बोलेंगे अगर, तद्भव बनाने के लिए शब्द को, और ऐसे तद्भव बनाने बोलेंगे तो हिंदी में लिखना है, और तत्सम बनाने बोलेंगे तो इन शब्दों को संस्कृत में लिखना है। यहाँ पर तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची दी गई है, इसे याद रखना है आप लोगों को, बार बार प्रैक्टिस करना है और रिवाइज करना है तो याद हो जाएगा। तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द इधर दिया है। तत्सम शब्द है अश्रु, तो इसका तद्भव बनाएंगे आंसू। आम्र, आम, दीपक, दिया, कर्म, काम, प्रथम, पहला। घृत, घृत तद्भव आएगा और
तत्सम आएगा घृत शब्द, और तद्भव बनाने बोलेंगे तो घी। हस्त का हाथ, ग्राम तत्सम शब्द है, उसको तद्भव बनाने बोलेंगे तो ग्राम का तद्भव क्या होगा, गांव। चंद्र का चांद, निद्रा नींद, घोटक को घोड़ा, घोटक जो तत्सम है उसको तद्भव होगा घोड़ा। वानर बंदर, नृत्य नाच, नासिका नाक, स्वर्ण सोना, रात्रि रात, अग्नि आग, सत्य सच, कार्य काम, मयूर मोर, घट घड़ा, स्वप्न सपना। ठीक है, इजी है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। जो शब्द देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिचड़ी, झाड़ू, खिड़की, ये जो शब्द हैं वो देशज शब्द हैं। ये शब्द जो है एक जो देश होता है, जैसे अपना भारत देश है तो इसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं अलग अलग, जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, तमिलनाडु है, ऐसे उत्तर प्रदेश है। हाँ, तो अलग अलग जगहों पर जो आम बोलचाल की भाषा होती है, ठीक है, बोली भाषा, उसमें से लिया गया है ये सारे शब्द, उसको ही देशज शब्द बोलते हैं। और विदेशी शब्द किसे कहा जाता है? हिंदी में ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो दूसरी भाषाओं से आए हैं। ठीक है, विदेशी शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में उपयोग किए जा रहे, दूसरी भाषाओं का शब्द है पर हम लोग हिंदी में उसका उपयोग कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को ही विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी से शब्द लिया गया है, देखिए अंग्रेजी से शब्द लिया गया है यहाँ पर डॉक्टर, स्टेशन, टिकट, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन उसे हम लोग हिंदी में ऐसे ही प्रयोग करते हैं सेम, इसलिए इसे विदेशी शब्द कहा जाता है। अरबी फारसी से शब्द लिया गया है कागज़। अगर पूछा जाएगा कागज़ कौन सी भाषा का शब्द है तो अरबी फारसी भाषा का शब्द है। कानून, ज़मीन, ये अरबी फारसी भाषा का शब्द है जिसका उपयोग हम लोग हिंदी में करते हैं। पुर्तगाली भाषा का शब्द है अलमारी, साबुन, तौलिया। तुर्की भाषा का शब्द है तोप, कैंची, कालीन। ये सब अंग्रेजी, अरबी फारसी, पुर्तगाली और तुर्की, इन सब भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं और इन्हीं शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। और जो यहाँ आम बोलचाल में, अलग अलग क्षेत्रों में आम बोलचाल में जो भाषा, जो शब्द यूज़ किए जाते हैं अपने देश के अंदर, उसे देशज शब्द कहा जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है बनावट के आधार पर शब्द भेद। बनावट के आधार पर कौन कौन से शब्द भेद हैं? यहाँ देखिए, बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है क, ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। ये आकार में छोटे होते हैं। देखिए यहाँ पर कवि, तो अगर इसका टुकड़ा कर दिया गया क और वी तो ना क का अर्थ निकलेगा ना वी का, लेकिन दोनों को जोड़ा गया है तो कवि शब्द से हम लोगों को पता चल रहा है कि पोएट है, कविता लिखने वाले व्यक्ति हैं। घर, ठीक है, ये ना जो रूढ़ शब्द का ट्रिक ये है कि एकदम छोटा होता है, 2 लेटर का। अगर इसको अलग कर देंगे हम लोग, घ को अलग और र को अलग, तो ना घ का कोई अर्थ निकलेगा, कोई मीनिंग रहेगा, ना र का। इसलिए ये सब क्या है? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द। पुस्तक, ये सब ऐसे शब्द जिनको अलग करने पर कोई भी उसका मीनिंग, कोई अर्थ ना निकले। इसके बाद यहाँ पर है
ऐसे सार्थक शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, सार्थक शब्द कहा गया है यहाँ पर, जिसका कोई अर्थ निकले। ऐसे सार्थक शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे विद्यालय दो शब्दों के योग्य से मिलने से बना है, योग से मतलब मिलने से। विद्यालय बना है विद्या धन आलय, दोनों को जोड़ा गया है तो शब्द बना है विद्यालय। अगर इसको दोनों को अलग अलग कर देंगे तो इसका भी अर्थ निकलेगा और इसका भी, दोनों का सार्थक अर्थ निकलेगा, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। तो इसलिए ये क्या है, यौगिक। बैल का भी मीनिंग है और गाड़ी का भी अलग अर्थ है। बैल का भी अर्थ है और गाड़ी का भी अर्थ है, दोनों को जोड़ा गया है तो बना है शब्द बैलगाड़ी। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और दोनों शब्द का कुछ ना कुछ मीनिंग है, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। इसको अलग किया गया तो इसमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए रूढ़ शब्द। लेकिन इन दोनों को अलग किया गया है तो इसका भी अपना एक अर्थ है और इसका भी अपना एक अलग अर्थ है, और दोनों को जोड़ा गया है तो तीसरा जो शब्द बना है उसका भी कोई अर्थ है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, यौगिक शब्द है, सार्थक शब्द। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। देखिए वो शब्द दिया गया है यहाँ पर, जैसे नीलकंठ। इसका नीलकंठ का सामान्य अर्थ है नीला कंठ। यह शब्द नीला है कंठ जिसका, ठीक है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, विशेष अर्थ का बोध करा रहे हैं। नीलकंठ मतलब नीला कंठ होता है, लेकिन नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव, तो इसलिए ये क्या है, नीलकंठ शब्द का विशेष अर्थ दे रहा है। ये योगरूढ़ शब्द है नीलकंठ, यहाँ पर देखिए दिया है योगरूढ़ शब्द है, जो सामान्य अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ देता है उसे योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। इसी प्रकार चतुर्भुज शब्द का सामान्य अर्थ है चार भुजाएं, पर इसका विशेष अर्थ है चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान। नीलकंठ और चतुर्भुज ये दोनों शब्द जो है वो योगरूढ़ शब्द है, योगरूढ़, जिसमें सामान्य अर्थ न देकर कोई विशेष, कोई तीसरा अर्थ होता है। थर्ड पॉइंट है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनके रूप लिंग वचन काल आदि के कारण बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन और काल ये सब की वजह से बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों विकारी शब्द हैं। संज्ञा पता है ना, स्थान, प्राणी, व्यक्ति, भाव, इन सब के नाम। सर्वनाम वह, मैं, तुम, आप, वह, उसने, ये सब सर्वनाम है। विशेषण में मोटा, पतला, छोटा, 3, 4 और गोला, खट्टा, ये सब क्या है, विशेषण है। और क्रिया मतलब एक्शन वर्ब, चलना, पढ़ना, सोना, ठीक है। ये सब का मैं डिटेल में वीडियो बनाई हूँ, मेरे चैनल पे है, आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये चारों में लिंग वचन काल ये सब की वजह से चेंजेस होते हैं, बदलाव होता है, इसलिए ये विकारी शब्द है। लेकिन अविकारी शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता, विकार उत्पन्न नहीं होता, ठीक है, वो अविकारी शब्द कहलाता है। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक, ये सब अविकारी शब्द है। इन पर लिंग वचन काल का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये चारों अविकारी शब्द है। इन पर इन दोनों प्रकार के शब्दों की जानकारी अगले पाठ में दी जाएगी, लिखा है यहाँ पर, लेकिन मैं आप लोगों को अपने चैनल पे ये भी डिटेल में पढ़ाई हूँ। ये वीडियो के एंड में लगा दूँगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं।
इसके बाद अब हम पढ़ेंगे शब्द के अन्य भेद कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर शब्द के अन्य भेद हैं। समानार्थी शब्द जिसे पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। विलोम शब्द जिसे उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कहा जाता है और इंग्लिश में उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे अपोजिट वर्ड कहते हैं विलोम शब्द को। इसके बाद है अनेकार्थी शब्द। एक शब्द के बहुत सारे अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे खेती करने वाला, तो उसके लिए एक शब्द देंगे हम लोग किसान। और जैसे कहानी लिखने वाला, कहानीकार, व्यापार करने वाला, व्यापारी, ऐसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये भी मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ, आप लोग सर्च करना, नहीं तो मैं वीडियो के एंड में लगा देती हूँ। तो इस पाठ में हम लोगों ने क्या क्या सीखा मैं शॉर्ट में बताती हूँ आप लोगों को। इस पाठ में हमने सबसे पहले वर्णों के बारे में सीखा कि वर्णों को क्रम से रखकर सार्थक और निरर्थक शब्द बनाए जाते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द जिसका कुछ मीनिंग हो, कुछ अर्थ हो, और दूसरा होता है निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। वर्णों के सार्थक मेल से ही सार्थक शब्द बनते हैं, ठीक है। जैसे क, म, ल, इसको हम लोगों ने क्रम से रखा है, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे लिख देंगे ल, म, क, ल, म, क, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये निरर्थक शब्द है। और यह है सार्थक शब्द। जब हम लोग सही क्रम में रखेंगे तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा, उसे ही सार्थक शब्द कहते हैं। और जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता उसे निरर्थक शब्द कहा जाता है। ये सीखा हमने, शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। यह है सार्थक और यह है निरर्थक। जिससे कुछ अर्थ निकले, जिसका कुछ मीनिंग हो वो सार्थक, जिसका कुछ मीनिंग ना हो वो निरर्थक। दूसरा पॉइंट हमने सीखा, हिंदी भाषा में शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर और तीसरा है प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी। और बनावट के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। रूढ़ शब्द सबसे छोटा होता है, जैसे कवि, मतलब पुस्तक भी था, लेकिन उनके वर्णों को अलग करेंगे ना तो उसका कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा, कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द को अगर अलग करते हैं तो दोनों, जैसे विद्यालय में विद्या का भी अर्थ था और आलय का भी अर्थ है, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। और योग रूढ़ में सामान्य अर्थ न देकर क्या करते हैं, विशेष अर्थ दिया गया है, विशेष अर्थ देता है। जैसे नीलकंठ, तो नीलाकंठ नहीं, नीलाकंठ वो सामान्य अर्थ है, लेकिन विशेष अर्थ ये है कि नीला हो कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, और 4 हो भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। ऐसे तीसरा कोई अर्थ निकल रहा है, कोई विशेष अर्थ निकल रहा है, वो योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर, ठीक है, प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार कौन कौन से हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जिसमें लिंग, वचन और काल के अनुसार बदलाव होता है वो विकारी शब्द, और जिसमें बदलाव नहीं होता है, उस पर लिंग वचन का कोई भी कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अविकारी शब्द। देखिए, प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार, बनावट के आधार पर 3 प्रकार और उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार। ऐसे याद रखिए, 2 प्रकार में प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार, विकारी अविकारी। बनावट के आधार पर 3 प्रकार, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और तीसरा उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी।